नमस्कार, आज है 3 जनवरी, दिन मंगलवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की हेडलाइंस। चाय के साथ रस खाना हो सकता है नुकसानदायी। रस से डायबिटीज और हार्ट अटैक का खतरा। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। आखिर इस खबर का आधार क्या है और क्यों कहा जा रहा है कि रस खाना हो सकता है रिस्की। रेल मंत्रालय का 8 हेरिटेज रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का प्लान। इंजन और डिब्बों में किया जाएगा जरूरी बदलाव। 2025 तक योजना हो सकती है साकार। आधार में एड्रेस अपडेट कराना हुआ आसान। हेड ऑफ फैमिली की सहमति ही अब काफी। UIDAI ने लॉन्च की नई सुविधा। इंडिया 360 में जाने इसका पूरा प्रोसेस। ऑस्ट्रिया में विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को घेरा। कहा, भारत के करीब आतंक का अड्डा। आतंकवाद का असर सीमित नहीं है। मंगलवार को भी बाजार का मूड रहा पॉजिटिव। सेंसेक्स में 126 अंकों की तेजी। निफ्टी 35 अंक चढ़ा। बैंक निफ्टी ने लगाया दोहरा शतक। एक और टॉप लेवल इस्तीफे से करीब 2% फिसला जोमैटो का शेयर। को फाउंडर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर गुंजन पाटीदार ने दिया इस्तीफा। वही बिना दिमाग लगाए इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है। बाकी इन्वेस्टेड 100% रहने का। सो दैट इज अ गेम। स्पेकुलेशन से नहीं, बाजार में टिके रहने से बनेगा पैसा। मार्केट के महारथी रामदेव अग्रवाल ने अनिल सिंघवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की अच्छी कंपनियों में कमाई के मौके। ये तो रही हेडलाइंस। अब जरा सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ देश में, दुनिया में, पूरी कहानी आज दिन भर की टॉप न्यूज में। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार अरुणाचल प्रदेश पहुंचे हैं। सियांग में राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ा संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने सियांग जिले में एक पुल का उद्घाटन किया और BRO की 27 परियोजनाओं ने कहा कि भारत हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा है, लेकिन हमारे सशस्त्र बल किसी भी तरह की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने आज यूपी में प्रवेश कर लिया। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गाजियाबाद के लोनी में अपने भाई का स्वागत करने पहुंची और इसलिए बीजेपी पर जमकर बरसी भी। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और राहुल सच्चाई से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि अडानी जी और अंबानी जी ने देश के सारे नेताओं को खरीद लिया, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को योद्धा बताते हुए कहा कि राहुल आज मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बोलने की आजादी पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने कहा कि इसके लिए पहले ही संविधान में जरूरी प्रावधान मौजूद है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी आपत्तिजनक बयान के लिए उसे जारी करने वाले मंत्री को ही जिम्मेदार माना चाहिए। इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होनी चाहिए। कोर्ट में दाखिल एक याचिका में सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के लिए बोलने की आजादी पर गाइडलाइंस बनाने की मांग की गई थी। 2016 के बुलंदशहर गैंगरेप को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे आजम खान ने राजनीतिक साजिश कह दिया था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी खबर सिनेमा हॉल मालिक से जुड़ी हुई आई। सिनेमा हॉल से जुड़ी हुई आई। हॉल के अंदर दरअसल खाने पीने की चीजों की बिक्री को लेकर ये ऑब्जर्वेशन आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिनेमा हॉल नियम तय करने के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही।
कोर्ट ने कहा कि सिनेमा देखने वालों के पास इन आइटम्स को ना खरीदने का विकल्प है। कोर्ट ने ये भी दोहराया कि सिनेमा घरों को बिना किसी फीस के पीने के पानी को उपलब्ध कराना जारी रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें मल्टीप्लेक्सेस और मूवी थिएटर्स में लोगों को खुद का खाना पीना का सामान ले जाने की अनुमति दी गई थी। झारखंड में जैन तीर्थ समेत शिखर को टूरिस्ट प्लेस बनाए जाने का विरोध कर रहे जैन मुनि सुखिया सागर महाराज ने आज प्राण त्याग दिए। वो झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ 10 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे। सुखिया सागर सांगनेर में 25 दिसंबर से आमरण अनशन पर बैठे थे। जैन मुनि को जयपुर में ही समाधि दी जाएगी। झारखंड सरकार ने गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ी को टूरिस्ट प्लेस घोषित किया है। इसके खिलाफ देश भर में जैन समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पारसनाथ पहाड़ी दुनिया भर के जैन धर्म मानने वालों में सर्वोच्च तीर्थ समेत शिखर के तौर पर प्रसिद्ध है। जम्मू के राजौरी जिले के ढांगरी में आतंकी हमले में मारे गए 6 मृतकों का अंतिम संस्कार आज हो गया। गांव में एक साथ 6 चिताएं जली। अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रविवार को आतंकियों ने 4 हिंदुओं की हत्या कर दी थी। इसके बाद सोमवार सुबह आईईडी धमाके से एक बच्चे और एक किशोरी की भी मौत हो गई। सोमवार को स्थानीय लोगों ने ढांगरी चौक के बीचों बीच 6 शव रखकर दिन भर प्रदर्शन किया। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने भरोसा दिलाया कि ग्रामीण सुरक्षा समितियों को हथियार लौटाए जाएंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमले में मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। चाय के साथ टोस्ट यानी कि रस खाना किसे पसंद नहीं होता। ज्यादातर लोग अपनी दिनचर्या की शुरुआत ही इन 2 चीजों के साथ करते हैं। कुछ इसे चाय के साथ तो कुछ सूखा रस खाना भी पसंद करते हैं। लेकिन जिस रस को आप बड़े चाव से खाते हैं वो आपकी हेल्थ को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जी हाँ, इससे आपके स्वास्थ्य को लेकर कई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि रस को बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री सही क्वालिटी की नहीं होती। अक्सर रस बनाने के लिए जो रिफाइंड आटा, चीनी, तेल इस्तेमाल किया जाता है इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इसके अलावा ग्लूटेन की क्वालिटी भी बेहतर नहीं होती। केक रस्क बनाने के लिए अक्सर रिफाइंड आटे का इस्तेमाल होता है। इसमें फाइबर निकाल दिया जाता है। लो फाइबर डाइट से कब्ज की दिक्कतें हो सकती हैं और इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ भी सकता है। इस तरह के रस का सेवन करने से आपके लिए स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसके सेवन से ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का खतरा भी होता है। आपको डायबिटीज़ की दिक्कत भी हो सकती है। और सिर्फ यही नहीं, इसको शरीर में इससे सूजन बढ़ने का खतरा भी पैदा हो सकता है। रस के रोजाना सेवन करने से आपके शरीर में बैड बैक्टीरियाज बढ़ सकते हैं। इन बैक्टीरियाज को की वजह से कई तरह की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। आपकी इम्यूनिटी पर असर पड़ सकता है। रस की वजह से आप फूड क्रेविंग कम होने की बजाय वो बढ़ सकती है। और इसके अलावा रस में आपको किसी तरह के न्यूट्रिशंस भी नहीं मिलते हैं ज़्यादा। ऐसे में इससे किसी भी तरह के हेल्थ बेनिफिट्स नहीं होते। ये हम क्यों कह रहे हैं और ये किसकी ऑब्जर्वेशन है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन जो आई है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में चाय के साथ टोस्ट जो रस्क होते हैं दरअसल वो खाने की एक लंबी परंपरा रही है। दूसरा, ये जो रस्क बनते हैं भारत में, अब तो कई बड़ी कंपनीज इसमें उतर गई हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि ये गली मोहल्लों की दुकानों में घर घर में ये रस्क बनाने का जो धंधा है, जो रवायत है वो भी है। छोटे कारोबारी से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या वाकई में ये जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं उसके पीछे कोई आधार है? बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई आप रस के पीछे क्यों पड़ गए हैं। जो जिनकी ये ऑब्जर्वेशन है आज हम उन्हीं को अपने साथ इस पूरी चर्चा में लेकर सामने आए हैं। दी हेल्थ पैंट्री की फाउंडर, न्यूट्रिशनिस्ट और डायबिटीज एजुकेटर खुशबू जैन टिबरेवाला हमारे साथ हैं। खुशबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस ऑब्जर्वेशन के पीछे क्या लॉजिक्स हैं और आपकी ऑब्जर्वेशन ये क्यों आप कह रही हैं कि ये बड़ा खतरनाक होगा? क्योंकि जब से हमने ये खबर पढ़ी है, एक तो हम खुद भी डरे हुए हैं
और दूसरा क्या? जो ये खबर सुन रहा है वो चौंक जा रहा है कि टोस्ट तो मतलब इंडियन फैमिलीज का बड़ा पुराना साथी रहा है सुबह का, Yeah. और अब अचानक Yeah. से उनको ये पता चले, हमको पता चले कि हम तो दरअसल कुछ गलत चीज खा रहे थे, तो क्या कहेंगी इसमें? तो दीपक जी, एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है। जब मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि रस्क एक्चुअली नुकसान देता है, तो उनको भी यही सदमा लगता है कि अरे रस्क तो हमने जिंदगी भर खाया है, कैसे नुकसान दे सकता है। बट एक्चुअल में क्या है कि उसके जो पदार्थ हैं वो इतने ज्यादा प्रोसेस्ड हैं कि आज के दिन, यानी आप सोचो अगर 50 साल पहले अगर हम रस्क खाते, उस टाइप की कोई चीज खाते, तो जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, जो इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, वो शुद्ध होते हैं ज्यादा, उनमें मिलावट नहीं होती है, उनको बनाने के टाइम पे उसमें ज्यादा कुछ किया नहीं जाता था पहले। आज के दिन क्या हो गया है कि अगर आप मैदा मानो, आप उसमें जो तेल यूज कर रहे हैं, जो चीनी यूज कर रहे हैं, जो दूसरे केमिकल्स डालते हैं, जो एडिटिव्स डालते हैं, हर चीज में कुछ ना कुछ नुकसान देने वाली चीज चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्लूटेन की बात करी थी, वो बहुत ज्यादा आज के दिन सबको प्रॉब्लम देता है। क्योंकि पहले क्या होता था, हम मानो आपने नाश्ते में कुछ उल्टा कुछ खाया, आपने लंच में रोटी खाई, डिनर में रोटी खाई, बीच में हम गेहूं वाली चीजें ही नहीं खाते थे। पहले हम अलग अलग टाइप की चीजें खाते थे, कोई फ्रूट खाता था, कोई बादाम खाते थे, हम इतना ज्यादा गेहूं नहीं खाते थे, तो वो नुकसान पहले हमें नहीं देता था उस तरीके से। आज के दिन एक तो गेहूं की क्वालिटी बदल गई है, ऊपर से उसमें जो ग्लूटेन है उसकी क्वांटिटी बढ़ाई गई है, जेनेटिकली बढ़ाई गई है, उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान देता है। हमारी बॉडी उसे बिल्कुल पचा ही नहीं पाती। इनफैक्ट कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ ग्लूटेन छोड़ देते हैं, उसी से उन्हें बहुत फायदा हो जाता है। तो रस्क में क्या है, मेन इंग्रेडिएंट तो मैदा ही है, मैदा में ग्लूटेन है, प्लस वो शुगर लेवल एकदम तेजी से बढ़ा देता है मैदा। तो अगर आपका शुगर लेवल एकदम तेजी से बढ़ाएगा तो उतनी ही तेजी से आपका शुगर लेवल गिरेगा। और अगर आप ये चीज रोज खा रहे हो तो मतलब हर रोज आपके शुगर लेवल बढ़ रहा है और फिर गिर रहा है, इससे बॉडी में बहुत डैमेज होता है, केमिकली आपकी बॉडी थोड़ी हिल जाती है। एंड यही कारण है कि इंडिया में डायबिटीज भी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, इतनी जो इंडिया में तकलीफें, जो हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, उसका एक कारण ये है कि हम ऐसी चीजें खा रहे हैं जिससे हमारी ब्लड के शुगर लेवल में ऊंच नीच बहुत ज्यादा आ रही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी चीज क्या होती है कि इन्फ्लेमेशन एक चीज होती है जो हमने सबने अभी कोविड के टाइम पे हमने सबने ये शब्द सुन ही लिया है। इन्फ्लेमेशन जो है वो आपकी बॉडी का रिएक्शन है। अगर कुछ एलियन टाइप की कोई चीज, कोई न्यू चीज आ रही है, कोई टाइप का अटैक हो रहा है, वायरस का, बैक्टीरिया का, जो भी कोई नई चीज बॉडी में आती है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको अटैक करता है, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को नहीं पता ये सब क्या केमिकल है। तो वो उसे अटैक करता है, और वो जो अटैक करता है उससे आपकी अगेन पूरी बॉडी हिल जाती है, आपका एक एक सेल में जाके कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है उससे। सो हमें रस्क टाइप की चीजें, यानी रस्क, हम आपको ऑब्वियसली हम रस्क रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं, पर रस्क मतलब खारी से भी यही नुकसान है, बिस्किट से भी यही नुकसान है, ब्रेड से भी यही नुकसान है। जो भी चीज इस टाइप के इंग्रेडिएंट से बन रही है, जो फैक्ट्री से बनकर चीजें आ रही है, जो एक्चुअल में आप देखो घर पे हम रस्क नहीं बना सकते, जो भी फैक्ट्रियों से चीजें आ रही है। बट खुशबू, क्या इस दावे के पीछे का, देखिए मैंने आपके स्टेटमेंट्स तो पढ़े और आपके साथ मैंने कुछ और जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ कोचेस हैं, उनके भी मैंने बयान पढ़े हैं। इस बयान, इन ऑब्जर्वेशंस के पीछे, क्योंकि कहा यह जाता है जब इस तरह की बात जब चलती है तो कहा जाता है कि कहीं एक महज ऑब्जर्वेशंस तो नहीं है, सिर्फ एक नैरेटिव तो नहीं है। क्या इसके पीछे कोई लैब में कोई ठोस, कोई कुछ एविडेंस बेस्ड क्या कोई ये बात है, या बहुत सारे हैं? यस प्लीज एक्सप्लेन इट। इसमें बहुत सारे रिसर्चेस हो रखे हैं इस पे। अगर आप बस कोई भी न्यूट्रिशन की जर्नल खोलेंगे जहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, पूरी दुनिया के अलग अलग डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने, इंस्टीट्यूट्स ने रिसर्च की है, तो ये जो मैंने ब्लड शुगर वाली बात करी, जो ग्लूटेन वाली बात करी, और जो इन्फ्लेमेशन वाली बात करी, ये तीनों के बहुत सारे एविडेंस हैं हमारे पास। क्योंकि आज के दिन ये इतना कॉमन हो गया, हमें सबको टेंशन है कि आगे जाके क्या होगा अगर हम ऐसी चीजें खाते रहे। सो बहुत स्टडीज करी हुई है इस पे। अब कई जो इस तरह के टोस्ट कहे जाते हैं या रस्क टोस्ट आप कहें, तो एक कैटेगरी आती है उनकी जो कहा जाता है, क्लेम किया जाता है कि वो तो सूजी से बने हुए हैं। तो क्या वो भी खतरनाक होते हैं? वो कुछ अलग होते हैं? वो कम हार्मफुल होते हैं? सूजी देखो, एक तो क्या है कि अगर आप
सूजी का पूरा 100% सूजी का बनाने जाएंगे तो वो बनेगा नहीं। अगर वो बन गया तो फिर वो ऑब्वियसली कम हार्मफुल है, मैदे से तो बेटर है, क्योंकि हमने एक नुकसान देने वाले पदार्थ को निकाल दिया है, पर उसमें वही सस्ते तेल, वही चीनी, वो सब तो है ही। तो उसके अलावा अगर देखा जाए तो इट्स ऑब्वियसली थोड़ा हेल्दियर है। और ऑल्सो जैसे मैंने बोला कि ग्लूटेन की तकलीफ तो आज के दिन सबको है, तो सूजी भी बनता तो गेहूं से ही है, तो वो वाली प्रॉब्लम भी है। बट ऑफ कोर्स अगर कोई मैन्युफैक्चरर ने कुछ तरीके से बना दिया 100% सूजी का रस्क, वो नॉर्मल रस्क से बेटर है, पर वो हेल्दी तो फिर भी नहीं है। अच्छा, एक चीज हमने और देखा है, क्योंकि जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी तो एक चीज तो जो मैंने रिलेट किया और मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी बोला और आपने भी जैसा कहा कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ही सब स्टैंडर्ड लो क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इस तरह के रस की, खास तौर से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पे। मसलन गली मोहल्लों में लोगों ने अपने घरों में तक जो है फैक्ट्रीज खोली हुई हैं रस की, और वो फिर धड़ाले से बिकते रहते हैं आसपास के इलाकों में। लेकिन हमने देखा आजकल की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, मैं आप इंटरनेट पे देखेंगे तो हर कोई फिगर आउट कर सकता है कि कौन कौन सी, इनफैक्ट सारी एफएमसीजी कंपनीज जो हैं वो अब रस्क में उतरी हुई हैं। तो क्या वो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों के रस्क भी खतरनाक है? हाँ जी, बिकॉज देखो बात ये कि बेसिक प्रोडक्ट ही नुकसान देता है। तो अभी समझो आप चीनी को तो चीनी है, वो शुगर तो शुगर है, आप उसको चलो थोड़ा बेटर बना दोगे, आप सल्फर फ्री शुगर ले लोगे, आप कुछ 19-20 फर्क कर लोगे। तो अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी भी है तो मानो उनने बहुत मेहनत करके उसको हेल्दी कर भी दिया, पर आपका प्रोडक्ट जो कोर प्रोडक्ट है वो ही अनहेल्दी है, तो कोई क्या कर लेगा उसके आगे। मैदे को तो हम हेल्दी कर नहीं सकते, और अगर चीज ही उससे बन रही है तो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। एब्सोल्युटली। तो फिर करें क्या? अगर रस ना खाएं तो फिर उसकी जगह क्या क्या खाएं चाय के साथ? मतलब मैं बड़ा दुखी हो रहा हूँ आज खुशबू, क्योंकि मैं सालों से इसको पसंद करता आया हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग होंगे। तो क्या करें हम? फ्रेश खाना खाना चाहिए, जो चीजें फैक्ट्री से नहीं आती, जो पेड़ों पे उगती है, बुशेस पे उगती है, हमें नेचुरल खाना खाना चाहिए। तो जैसे अगर आप मखाने खा लो, मखाने बहुत अच्छे हैं, मखाने खा लो चाय के साथ, सींग चना खा लो, ये सब सिंपल चीजें आप ऐसे कुछ खा ही सकते हैं। और वरना आप आज के दिन, आजकल तो हमें हेल्दी ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। आपको नाचनी के बिस्किट्स मिल जाएंगे, आपको ये प्योर 100% नाचनी के बिस्किट्स मिल जाएंगे, आपको बादाम के पाउडर, बादाम के आटे की कुकीज मिल जाएंगी। तो एक्चुअली कोई ढूंढना चाहे तो बहुत ऑप्शंस है। अच्छा, वो आजकल ना वो हेल्दी बिस्किट्स के नाम पर भी आ रहे हैं, वो हाई फाइबर बिस्किट्स, हेल्दी बिस्किट्स। वो उनका क्या चक्कर है? वो भी ना खाएं? आप इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो मैं सबको ये चीज बोलती हूँ, आज आपको भी यही करना चाहिए। हमेशा जो हम क्या करते हैं, हम एक प्रोडक्ट पकड़ते हैं तो उसका फ्रंट देखते हैं। आप फ्रंट देखो ही मत, आप सीधा उसे उल्टा पलटो, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ो। आप जब इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तो आपको देखेगा उसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीजें डली हुई है। आप जब बहुत सारे लेबल्स पढ़ना शुरू करोगे तो आपको भी समझ आने लगेगा कि ये देखो इसमें तो अननेसेसरी ये लोग ने ये भी डाल रखा है, वो भी डाल रखा है, कलर, आर्टिफिशियल चीजें, बहुत सारी एडिटिव्स डाल रखे हैं। सो आपको ही धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि क्या चीज नेचुरल है और क्या चीज नॉट नेचुरल है। एंड एक बहुत सिंपल तरीका है पहचानने का कि आप सिंपली ये सोचो कि अगर मुझे घर पे ये बनाना होता है तो मैं क्या डालता, और आप बस वही इंग्रेडिएंट्स को फोकस करिए, और अगर आप वो कोशिश करिए कि ऐसा बिस्किट आपको मिले जो सिर्फ घर के इंग्रेडिएंट से बना हुआ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो कुल मिला के सजेशंस जो हैं वो यही हैं कि रस्क हो या फिर दूसरे बिस्किट्स हो या दूसरे कोई भी प्रोडक्ट हो जो आपको इस तरह के नज़र आते हो, थोड़ा सा उन्हें सोच समझ कर खाएं, उनका इस्तेमाल करें। ख़ास तौर से जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम या दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ब्राउन कलर बनाने के लिए, उसको थोड़ा सा बेक्ड टेक्सचर देने के लिए तरह तरह के शायद केमिकल्स का इस्तेमाल भी होता है उसमें, तो वो आपके लिए हार्मफुल है। उसमें जो शुगर लेवल है वो हार्मफुल है, ग्लूटेन जो है वो हार्मफुल है। तो कुल मिला के आपको जो टिप आखिर में दिया है खुशबू ने, बहुत ही अच्छी टिप, कि कभी भी इस तरह के प्रोडक्ट आपको खरीदने हो तो आप फ्रंट ना देखें, उसका बैक देखें, और बैक में देखें कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और उनके हेल्थ पर आपके क्या इम्पैक्ट हैं, और फिर उसका सेवन करें। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू जान टिब्रेवाला, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ा जाए और कुछ और खबरों का करते हैं रुख, और अब रुख करते हैं बजट से जुड़ी हमारी अहम खबर, बजट में आ सकता है।
तो बजट 2023-24 को पेश होने में अब 1 महीने से भी कम वक्त रह गया है। केंद्र सरकार भी बजट की तैयारियों में जुटी हुई है और इस बार बजट में म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए राहत का फैसला आ सकता है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बजट में टैक्स से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव हो सकते हैं। खासतौर से कैपिटल मार्केट से जुड़े टैक्स नियमों में बदलाव की संभावना है। सूत्रों की माने तो सरकार इस बार डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स को बड़ा तोहफा दे सकती है। इस बार बजट में डेट म्यूचुअल फंड में 1 साल के निवेश पर एलटीसीजी लागू करने पर विचार हो सकता है। एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। मौजूदा व्यवस्था में देखें तो अभी डेट म्यूचुअल फंड में 36 महीने के बाद एलटीसीजी लगता है। बजट में डेट म्यूचुअल फंड को लेकर क्या बदलाव होने वाले हैं, ये कैसे म्यूचुअल फंड का फंडा बदलने में फैसला करेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर जरा तरुण से बातचीत करते हैं जो ये पूरी खबर लेकर आए हैं। बताइए तरुण, क्या तैयारी है? इस बजट में पर्सनल इनकम टैक्स के बाद यदि जो उम्मीद है वो है कैपिटल टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस की। सरकार पिछले कई समय से बात कर रही है कि कैपिटल टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस किए जाएंगे और उम्मीद भी यही है और सूत्र भी हमारे ये बता रहे हैं कि सरकार जो है वो कैपिटल टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस करेगी, लेकिन शुरुआत जो करेगी वो कैपिटल टैक्स स्ट्रक्चर में जो एनोमलीज हैं कैपिटल टैक्स में उसको दूर किया जाएगा। उसके बाद एक जो यदि हम ये कहें कि एलटीसीजी के इक्विटी, गोल्ड और रियल एस्टेट के नियमों में बदलाव किया जाएगा। और क्या एनोमलीज हैं जिस पे सरकार अभी काम कर रही है वो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। यदि आप डेट की इंस्ट्रूमेंट में यदि डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एलटीसीजी का फायदा 12 महीने बाद ही मिलने लग जाता है, लेकिन यदि आप डेट म्यूचुअल फंड में यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 36 महीने का वेट करना पड़ता है। काफी लंबे समय से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस चीज की डिमांड कर रही थी और इस बार उम्मीद ये की जा रही है कि इस पे कुछ ना कुछ फैसला सरकार जरूर लेकर आएगी, क्योंकि ये इस समय विचाराधीन है ये मामला। इसके साथ साथ यदि आप इक्विटी ओरिएंटेड जो ETFs हैं यदि आप उसमें निवेश करते हैं तो आपको 36 महीने का वक्त लगता है एलटीसीजी के लिए, लेकिन यदि आप इक्विटी के अंदर निवेश करते हैं तो आपको 12 महीने में एलटीसीजी मिल जाता है। तो इस पे भी पैरिटी पे सरकार काम कर रही है, तो उम्मीद ये यहाँ पे भी की जा सकती है कि आने वाले समय में यहाँ पे सरकार कोई ना कोई फैसला लेकर आए। तीसरा है कि जो एसटीटी का जो कैलकुलेशन है उसमें भी चेंजेस किए जा सकते हैं। यदि आप ETF की बात करें तो ETF में इस समय यदि आप इंट्राडे में अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं तो आपको ज़्यादा एसटीटी देना पड़ता है, और यदि आप उसको डिलीवरी बेस्ड ETF करते हैं तो आपको कम एसटीटी देना पड़ता है। लेकिन इक्विटी के अंदर इसका बिल्कुल उल्टा होता है। यदि आप इंट्राडे में अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं तो आपको कम एसटीटी देना पड़ता है और डिलीवरी लेते हैं तो ज़्यादा एसटीटी देना पड़ता है। तो सरकार ये चाहती है कि इसमें भी जो नियम इक्विटी के लिए है वही नियम ETF के लिए भी बने, जिससे एक एवेन्यू यहाँ पे और क्रिएट हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सकें। ये कुछ एनोमलीज हैं जिस पे सरकार काम कर रही है और जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि बड़े कैपिटल टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस की बात सरकार यहाँ पे कर रही है, लेकिन हो सकता है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस हो ये फेस मैनर में हो, क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती है कि एकदम से यदि कोई हम बदलाव ला दें और उसका सीधा इम्पैक्ट कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर हो, क्योंकि आने वाला साल चुनावी साल होगा। तो उसको देखते हुए सरकार का ये मंशा है कि फेस मैनर के अंदर कैपिटल टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस किए जाएं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। आधार में अगर एड्रेस बदलना हो तो ये अब और भी आसान हो गया है। अब आप बिना डॉक्यूमेंट के भी अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और इसके लिए केवल आपको अपने हेड ऑफ फैमिली के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। आप कैसे ये काम कर पाएंगे, उसकी पूरी प्रोसेस क्या है, समझते हैं इस रिपोर्ट से। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार के अलावा कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ऐसे में आधार में दर्ज जानकारी को उन्हें अपडेट करने में परेशानी होती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए UIDAI एक हेड ऑफ फैमिली बेस्ड आधार अपडेट प्रोसेस लेकर आया है। इस ऑप्शन के जरिए आप अपने घर के मुखिया के डॉक्यूमेंट्स की मदद से अपने आधार में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने हेड ऑफ फैमिली के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। हेड ऑफ फैमिली बेस्ड आधार अपडेट प्रोसेस उन लोगों के लिए बहुत मददगार है जिनके पास अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। ये लोग अपने परिवार के मुखिया के दस्तावेजों का इस्तेमाल करके आसानी से आधार में अपडेट कर सकते हैं। इसका फायदा बच्चों,
पति पत्नी, माता पिता जैसे लोगों को मिल सकता है। कई बार बच्चों के पास आधार के अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। ऐसे में वो अपने माता पिता के डॉक्यूमेंट्स का यूज करके अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। अगर आप भी आधार में एड्रेस अपडेट करने के लिए इस नई सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस जान लें। हेड ऑफ फैमिली बेस्ड अपडेट करने के लिए myaadhar.uidi.gov.in पर जाएं, आधार में एड्रेस अपडेट का विकल्प चुनें, हेड ऑफ फैमिली का आधार नंबर एंटर करें, फिर रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट जमा करें। एड्रेस अपडेट करने के लिए 50 रुपए की फीस लगेगी। सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद सर्विस रिक्वेस्ट नंबर हेड ऑफ फैमिली को भेजा जाएगा। हेड ऑफ फैमिली को 30 दिन के भीतर अपना अप्रूवल देना होगा और उनकी तरफ से अप्रूवल आने के बाद आधार अपडेट हो जाएगा। UIDAI ने कहा है कि हेड ऑफ फैमिली के डॉक्यूमेंट्स के जरिए अपडेट करने के लिए व्यक्ति से रिलेशनशिप साबित करनी होगी। इसके लिए आपको राशन कार्ड, मार्कशीट, मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जिसमें आपके घर के मुखिया का नाम दर्ज हो। अगर आपके पास इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हैं, तो आप इसे सेल्फ डिक्लेरेशन करके UIDAI के पास जमा कर सकते हैं और फिर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अमरीश पांडे, जी मीडिया। रेल मंत्रालय यात्रियों के सफर को सुगम बनाने के लिए बड़ी योजना पर लगातार काम कर रहा है। अब रेल मंत्रालय हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का प्लान बना रहा है। जी बिजनेस को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 8 हेरिटेज रूट्स पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का प्लान है। ज्यादा अपडेट लेते हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे से। अमरीश, बताइए क्या प्लान है सरकार का? देखिए, रेल मंत्रालय लगातार टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहता है। साथ साथ जो सरकार का फोकस है क्लीन एनर्जी को लेकर, उसको लेकर रेल मंत्रालय ने एक नया प्लान बनाया जिसके अनुसार जो हेरिटेज रूट्स हैं, यानी कि देश के जो 8 हेरिटेज रूट्स हैं, उन पे हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलाने का प्लान सरकार ने बनाया है। और इस योजना पर रेलवे ने काम भी शुरू कर दिया है। जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार 2025 तक इन सारे रूट्स पर जो ट्रेनें हैं वो हाइड्रोजन से चलने लगेंगी। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि इन रूट को चुनने के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो मौसम है वो पूरे साल लगभग मॉइस्चर के साथ रहता है, यानी कि हाइड्रोजन के मिलने की और बनाने की संभावना वहाँ पे ज्यादा आसान है। साथ साथ जो ट्रेनें होती हैं उन पे बहुत ज्यादा लोड नहीं होता। वहाँ पे लोग सिर्फ टूरिज्म के लिए जाते हैं, इसलिए उन ट्रेनों को चलाकर रेलवे अपने जो पूरा नेटवर्क है उसमें पायलट के तौर पर इसको इस्तेमाल करेगी। अगर हम इन 8 रूट्स की बात करते हैं तो ये पूरे जो 8 रूट्स हैं वो लगभग अलग अलग हिल स्टेशंस को लेकर हैं और इन पे जो ट्रेनें चलेंगी वो विस्टाडोम कोच से होंगी। और जो पूरी ट्रेन का सेट होगा, यानी कि इंजन से लेकर पूरे जो डिब्बे होंगे, इन सब में प्रोपल्शन होगा, यानी कि इंजन में जो हाइड्रोजन से चलने के लिए जो बदलाव किया जाएगा, साथ साथ जितने भी डब्बे होंगे उन पर भी प्रोपल्शन होंगे, यानी कि लगातार उसकी जो एनर्जी वो बरकरार रहे और थ्रस्ट उसको मिलता रहे इंजन को। उसके लिए सारे जो जरूरी बदलाव है वो किए जा रहे हैं और 2025 तक इसको चलाने की योजना है। इसके अलावा एक और अहम जानकारी हमारे सूत्रों से मिली है, वो ये है कि 2023 यानी कि इस साल के अंत तक सरकार जो रेल मंत्रालय है वो ब्रॉड गेज पर, यानी कि जो शहरों में ट्रेनें चलती हैं, बड़ी लाइन की ट्रेनें जिसको हम आम तौर पर बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उन पर भी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने की योजना बना रहा है। और जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार जो पहला ट्रायल होगा वो हरियाणा के रेवाड़ी में शुरू किया जा सकता है। इसके लिए जो इंजन का डिजाइन है और जो ट्रायल है वो चल रहा है ऑलरेडी। कर्नाटक में इसको ये पूरा डिजाइनिंग बनाई जा रही है। जी शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के कंझावाला इलाके में 20 साल की अंजलि की मौत ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया। जिस तरह से उसकी मौत हुई है वो कोई सामान्य घटना नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इशारा करती है कि भीषण एक्सीडेंट की वजह से ही अंजलि को कई चोटें आई और उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि अंजलि के सिर, रीढ़, बाएं फीमर में चोटें हैं। साथ ही पुलिस का कहना है कि लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। एक नया तथ्य हमारे सामने आया है जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा समाज महिलाओं की भागीदारी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का विज्ञान आत्मनिर्भर बनाने वाला होना चाहिए। अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत अहम होगी। साइंस में पैशन के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ जाता है तो नतीजे भी अभूतपूर्व आते हैं। ठगी का एक रास्ता बंद होता है तो जालसाज 10 और रास्ते खोल देते हैं। अब इन दिनों ठग OLX और क्विकर जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को चूना लगा रहे हैं। इसके अलावा भी कई तरह के फ्रॉड्स हैं जिन पर जी बिजनेस लगातार रोशनी डालता रहा है, उन्हें कवर करता रहा है। पर्टिकुलरली OLX और क्विकर जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ ये फ्रॉड क्या है, समझने की कोशिश कीजिए इस रिपोर्ट के जरिए। देश भर में ठगों का एक बड़ा नेटवर्क बन चुका है। आपसे थोड़ी भी चूक हुई नहीं कि जालसाज आपकी गाढ़ी कमाई में सेंध लगा देंगे। हाल ही में मुंबई की क्राइम ब्रांच ने OLX के नाम पर फ्रॉड करने वाले एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जिनका जाल कई राज्यों में फैला हुआ था। ये लोग OLX पर सामान बेचने और खरीदने वालों को अपना शिकार बनाते थे। कोई सेलर जब OLX पर कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए अपलोड करता था, ये जालसाज प्रोडक्ट को करीब से देखे बगैर खरीदने के लिए तैयार हो जाते थे। ठग प्रोडक्ट बेचने वाले को ऑनलाइन एडवांस पेमेंट का झांसा देकर सेलर की मोबाइल पर QR कोड या लिंक भेजते थे और फिर इसे स्कैन करने को कहते थे। कुछ सेलर लालच में फंसते हुए QR कोड को स्कैन कर लेते थे और ठगी के शिकार हो जाते थे। आपको बता दें कि QR कोड स्कैन से कभी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं। हमेशा स्कैन करने वाले के अकाउंट से डेबिट होते हैं और सामने वाले के अकाउंट में पहुंच जाते हैं। ऐसे में भूल से भी किसी अनजान व्यक्ति के भेजे QR कोड या लिंक को डाउनलोड या स्कैन ना करें, वरना आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। ठगी का एक नया ठिकाना बना है पैकर्स एंड मूवर्स का धंधा। जालसाज खुद को पैकर्स एंड मूवर्स बताकर कस्टमर को लूटने का काम कर रहे हैं। ताजा मामला मुंबई के वसई का है, जहां ठगों के एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश हुआ जिन्होंने पहले तो एक फर्जी पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी बनाई और फिर इसे ऑनलाइन लॉजिस्टिक पोर्टल पर भी रजिस्टर करा लिया। पहले ये कम रेट में डील देकर कस्टमर को फंसाते थे, फिर सामान पैक करने के लिए कस्टमर के घर पहुंचते थे और घर की महंगी चीजों में खासकर लैपटॉप, घड़ियां, महंगे मोबाइल और सोने चांदी पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो जाते थे। कुछ मामलों में ठग सामान को अपने कब्जे में लेने के बाद ग्राहक से अनाप शनाप चार्ज वसूल करते और तब जाकर सामान देते। ऐसे में आप रिलायबल पैकर्स एंड मूवर्स पर ही भरोसा करें, भले ही उसका रेट आपको कुछ महंगा लगे, वरना सस्ती डील आपको भारी पड़ सकती है। ठगी का तीसरा मामला भी मुंबई से ही है, जो टिकट कॉन्फर्मेशन से जुड़ा हुआ है, जहां एक महिला ने अपने मोबाइल नंबर के साथ अपनी बुक की RAC टिकट को कंफर्म करने के लिए IRCTC के ट्विटर हैंडल पर मैसेज किया। कुछ देर बाद उनके पास एक ठग का फोन आया जिसने खुद को कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताकर महिला को एक लिंक भेजा और साथ ही 2 रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहा। ठग ने महिला को टिकट कंफर्म कराने का भरोसा दिलाया। जैसे ही महिला की ओर से लिंक पर जाकर 2 रुपए की पेमेंट की गई, उनके खाते से 64,000 रुपए साफ हो गए। ऐसे में जी बिजनेस बार बार आपको आगाह करता है कि किसी भी संदेह वाले लिंक को इग्नोर करें, किसी को अपना OTP ना दें, किसी भी पैसे लेने के लिए QR कोड को स्कैन ना करें। आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपको ठगों का शिकार बना सकती है, इसलिए सतर्क रहें, चौकन्ना रहें और ऑनलाइन जालसाजों से बचकर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाजार की लगातार दूसरे दिन बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 126 अंक चढ़कर 61,294 पर बंद हुआ। वही निफ्टी 35 अंक चढ़कर 18,232 पर बंद हुआ। बाजार की शुरुआत अच्छी हुई। तेजी को ग्लोबल बाजारों का पूरा सपोर्ट मिला। बाजार लगातार चढ़ता नजर आया, लेकिन दिन के दौरान कुछ गिरावट भी देखी गई। हालांकि दोपहर में खरीदारी लौटी और अब आखिर में बाजार हरे निशान में ही बंद हुए। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में भी खूब कारोबार हुआ। दिन का पूरा एक्शन कैसा रहा, थोड़ा और डिटेल से बता रहे हैं अरमान।
देखिए ओवरऑल मार्केट में अगर आप देखेंगे आज बढ़िया पॉजिटिव मूवमेंट आते हुए देखा और निफ्टी देख लीजिए, निफ्टी बैंक देख लीजिए, पॉजिटिव बंद होते हुए दिखे। उसी के साथ साथ अगर निफ्टी गेनर्स की अगर सूची देखी जाए तो उसमें आपको नाम दिखेंगे एचडीएफसी लाइफ, एक्सिस बैंक, टाइटन और टीसीएस जैसी कंपनियां दिखेगी जो पॉजिटिव बंद होती हुई दिखी। और अगर निफ्टी लूजर्स की सूची देखी जाए तो उसमें आपको नाम दिखेंगे हिंडाल्को, ब्रिटानिया, एमएनएम और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनियां दिखेगी जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। अब कौन से स्टॉक्स या सेक्टर स्पेसिफिक जो फोकस में रहे, जिसमें आपको इंश्योरेंस स्पेस दिखेगा जहां पे जीआईसी देख लीजिए, आईसीआईसीआई प्रू देख लीजिए, शिपिंग कंपनियां देख लीजिए जहां पे मजगांव डॉक, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, रेलवे स्टॉक्स भी फोकस में रहे जिसमें आरवीएनएल, इरकॉन इंटरनेशनल जहां पे आपको बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिखा। और फर्टिलाइजर स्पेस की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर आपको अगर आप देखेंगे मुनाफा जो है वहां पर आती हुई दिखी। फैक्ट देख लीजिए, दीपक फर्टिलाइजर देख लीजिए जहां पे आपको गिरावट आती हुई दिखी। अब इसके अलावा अगर टॉप गेनर्स देखे जाएं तो उसमें आपको नाम दिखेंगे इंडोकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक और पीएफसी। जो अपडेट्स आए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वहां पर जो स्मॉल बैंक्स में वहां पर आपको अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखा। उसी के साथ साथ अगर टॉप लूजर्स की सूची देखी जाए उसके अलावा तो उसमें आपको महिंद्रा सीआईए, विजया डायग्नोस्टिक, टीवीएस मोटर्स और एमएनएम फाइनेंस जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर गिरावट आती हुई दिखी। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मूवमेंट बढ़िया आता हुआ दिखा। निफ्टी बैंक पॉजिटिव बंद होते हुए दिखे और कुछ स्पेसेस सेक्टर स्पेसिफिक ऐसी स्पेसेस है जहां पे आपको बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिखा। और थोड़ा अमेरिकी बाजारों का हाल भी देख लेते हैं, वहां पर किस तरह का कारोबार चलता हुआ नजर आ रहा है। एक नज़र इस पर तो आप देखिए डाउ जोन्स आप देखेंगे 33,080 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, हल्की गिरावट। इसी तरह से S&P को अगर आप देखें तो लेवल्स हैं 3,836 के, लाल निशान में कारोबार, हरे निशान में है सिर्फ नैस्डैक, यहाँ पर 10,525 के स्तर पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। नए साल में कैसी रहेगी बाजार की चाल और कहां बनेंगे पैसे, ये बता रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल। रामदेव अग्रवाल से खास बातचीत की जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने। बिना दिमाग लगाए ढंग से खाली इन्वेस्टेड रहेंगे तो भी पैसा बन जाएगा। एकदम वही, बिना दिमाग लगाए इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है। सट्टा करेंगे, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करेंगे तो आप साइड में हट जाएंगे, क्योंकि जो बड़ा दिन आएगा, जैसे आप भाई आपने हम बोल रहे हैं कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन भाई बाहर नहीं जाने का। हाँ, बातचीत जरूर करने का, अनिल सिंघवी साहब बात करें तो ऐसे बात करने का, लेकिन बाकी इन्वेस्टर 100% रहने का। सो दैट इज अ गेम, तो सो क्या है कि ये बाजार में जो है ना कभी भी कुछ भी हो सकता है, 5% नीचे भी जा सकता है और 5% ऊपर भी जा सकता है। तो कहाँ तेजी होगी आपको क्या लगता है, कहाँ फोकस करना चाहिए लोगों को? देखिए जो बिजनेसेस अच्छे करने वाले हैं और उनमें फिर अच्छे बिजनेसमैन, वो कॉम्बिनेशन में देखिए। और थोड़ा जितना लंबा समय का लेंगे तो वैल्यूएशन का इम्पैक्ट कम होगा जी। 10-20 कंपनी 25 कंपनी के आउटलैंडिश वैल्यूएशन उसको आप किनारे रख दीजिए, वो 100 200 150 हमारे समझ के बाहर की बात है, उसको अलग दीजिए। बट बाकी आप देखें, जैसे मान लो आपको फाइनेंशियल्स हैं, इंश्योरेंस है, आपका मतलब जितने आपके रेगुलर बिजनेसेस हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, या जहाँ पर भी आपको समझ में आता है, आपको तो 15-20 कंपनी, आप वही मैं बता रहा था कि आप पीछे देखें पीरियड का, जिस कंपनी ने पैसे कमाए, जो कमाऊ कंपनी है वही आगे भी कमाएंगे। विनर्स के साथ रहो, विनर के साथ रहो। और या फिर कोई नई स्टोरी बन रहा है वो आपको मालूम पड़े स्पेशली कि भाई यहाँ मैनेजमेंट बदलाव आया है और यहाँ पर से कहानी बदलेगी, और जैसी बदलती कहानी अगेन यू कैन बाय। साल 2023 की शुरुआत सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल के साथ हुई है। सोना 2.5 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है तो चांदी 10 महीने के उच्चतम लेवल पर है। क्या है सोने चांदी की कीमतों में उछाल के कारण, विस्तार से समझने के लिए जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के कम्युनिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। बहुत बड़ी तेजी आ गई है सोने चांदी की कीमतों में, और आपको बता दें कि सोने का भाव 30 महीने की ऊंचाई पर चला गया है। मतलब ये कि 30 महीने पहले जो गोल्ड का भाव था उसी भाव पर गोल्ड आ गया है, और अब आपको 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए करीब 56,000 के भाव देने होंगे। आज घरेलू वायदा बाजार यानी MCX पर 10 ग्राम सोने का भाव 55,700 के पार चला गया है, जो करीब 2.5 साल की ऊंचाई है। और ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का भाव 6 महीने में सबसे महंगा हो गया है। इसके साथ साथ चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी का भाव 71,000 रुपये के ऊपर चला गया है, और चांदी में आज ही करीब 1,000 रुपये की तेजी आई है, और चांदी का भाव भी 9 महीने में सबसे महंगा है। अब जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया
कि इतनी बड़ी तेज़ी साल के पहले हफ्ते में ही आ गई सोने चांदी में। तो इसके पीछे 2-3 बड़ी वजह है। पहली बड़ी वजह तो यह है कि बाजार को ये लगता है कि अब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की रफ्तार धीमी होंगी और इस उम्मीद के बीच डॉलर थोड़ा कमज़ोर हुआ, उसका बड़ा फायदा गोल्ड को मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आपको याद होगा 2022 में जिस रफ्तार से दरें बढ़ी उससे गोल्ड के दाम बहुत नीचे आए थे, गिरे थे, लेकिन अब ये उम्मीद हो रही है कि दरें बढ़ने की रफ्तार धीमी होंगी, उसका बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर हो रहा है। इसके अलावा रुपया थोड़ा कमज़ोर हुआ, उसका भी इम्पैक्ट हमने इंडियन मार्केट के ऊपर देखा। क्योंकि रुपया कमज़ोर होना गोल्ड के लिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम मतलब 99% के आसपास गोल्ड का इंपोर्ट करते हैं, तो कमज़ोर रुपए से गोल्ड का इंपोर्ट महंगा होता है, जिससे कीमतों पर इम्पैक्ट पड़ता है। जानकारों का ये मानना है कि सोने और चांदी की ये तेज़ी अभी थमेगी नहीं, छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है, लेकिन जो फंडामेंटल हैं बुलियन के अब वो बदल चुके हैं, तेज़ी के हो चुके हैं। तो लिहाजा 2023 में अगर आपको 60,000 का लेवल भी गोल्ड का दिख जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। वायदा कारोबार लोगों में काफी पॉपुलर हो रहा है और इसको एफएनओ सेगमेंट में आए उछाल से समझा जा सकता है। एफएनओ सेगमेंट के एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। इस पर और अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा सामने आया। पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो जो डेरिवेटिव स्पेस में एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम होती है, इसमें पिछले 5 साल में 21 गुने का बड़ा उछाल यहाँ पर आपको देखने को मिला है। देखिए, 2017 में एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है करीब 5,81,00,000 करोड़ की 5.81 लाख करोड़ की होती थी। अब अगर आप देखें तो आंकड़ा बढ़कर हो गया है करीब 126 लाख करोड़, यानी करीब आप देखिए 20 गुने की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 2021 जहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन अपनी पीक पर था, वर्क फ्रॉम होम के चलते 2020-2021 में काफ़ी ट्रेडिंग वॉल्यूम में इजाफा देखने को मिला, वहाँ पर भी देखें तो ऊंचे बेस के बाद भी करीब पिछले साल के मुकाबले 117% की जो ग्रोथ है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन खास बात यह कि कैश के स्पेस में अगर आप देखें तो पार्टिसिपेशन ज़रूर बढ़ा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि 2017 से लेकर 2022 के बीच में यानी पिछले 5 साल में देखें तो जो कैश के स्पेस में एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है, इसमें आपको सिर्फ दुगनी की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर 18% की गिरावट भी देखने को मिली, यानी डेटा साफ सजेस्ट कर रहा है कि जो रिटेल पार्टिसिपेंट है, जो नए निवेशक हैं, वो अब ऑप्शंस को समझ रहे हैं, फ्यूचर्स को समझ रहे हैं और वहाँ पर जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है इसमें काफ़ी बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। और एक तरफ कैश में जहाँ पर जो कि ट्रेडिंग काफ़ी आसान होती है, वहाँ पर दिलचस्पी लोगों की घट रही है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले जो एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है इसमें करीब 18% की गिरावट आई है। अदानी ग्रुप एनडीटीवी के शेयर्स के लिए शेयर धारकों को अतिरिक्त पैसे देने वाला है। अदानी समूह ने कंपनी के प्रमोटर रहे प्रणय रॉय और राधिका रॉय से 342 रुपए प्रति शेयर के भाव पर शेयर्स खरीदे हैं, जो कि 294 रुपए के ओपन ऑफर प्राइस से ज्यादा है। इसलिए कंपनी ने ओपन ऑफर में शेयर बेचने वालों को भी 48.5 रुपए प्रति शेयर अतिरिक्त देने का फैसला किया है। अदानी एंटरप्राइजेस ने 22 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक एनडीटीवी में 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लॉन्च किया था। आज जोमैटो के शेयर्स में 2% की गिरावट देखने को मिली। वजह रही कंपनी के एक अधिकारी का इस्तीफा। जी हां, कंपनी के सह संस्थापक और मुख्य अधिकारियों में से एक गुंजन पाटीदार ने अपना पद छोड़ दिया है। ये जानकारी खुद कंपनी ने दी है। मिली जानकारी के मुताबिक पाटीदार उन कुछ कर्मचारियों में से एक थे जिन्होंने कंपनी के लिए कोड टेक सिस्टम को बनाया था। जोमैटो की मार्केट में लिस्टिंग के बाद शेयर की हालत इतनी अच्छी नहीं रही। ऐसे में एक अधिकारी का इस्तीफा कंपनी के लिए और मुसीबतें खड़ी कर सकता है। और इधर भारत पे के सीईओ सुहेल समीर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। समीर कंपनी के पूर्व संस्थापक अशनीर ग्रोवर के साथ विवाद के कारण सुर्खियों में रहते थे। भारत पे ने बताया कि समीर 7 जनवरी से सलाहकार के रूप में काम करेंगे और उनके पद पर नलिन नेली काम करेंगे। हालांकि भारत पे ने बताया कि कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने और बाजार में स्थिति मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया गया है। भारत पे पिछले 4 सालों से किसी न किसी कारण से विवादों में रहा है और ऐसे में सीईओ का इस्तीफा कंपनी के लिए बुरा साबित हो सकता है। सरकार ने तेल कंपनियों को फिर एक बार झटका दे दिया है। सरकार ने विंडफॉल टैक्स में फिर एक बार बढ़ोतरी की है। डीजल के साथ साथ एविएशन फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स को बढ़ा दिया गया है। सरकार ने विंडफॉल टैक्स को 1700 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 2100 रुपए प्रति टन कर दिया है। एविएशन फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स को बढ़ाकर 4.5
रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। डीजल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाकर 7.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, जो कि पहले 5 रुपए प्रति लीटर था। देश में डिजिटल पेमेंट लगातार बढ़ रहा है। यूपीआई पेमेंट के आंकड़ों को देखकर समझा जा सकता है कि लोगों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए दिसंबर में रिकॉर्ड 12.5 लाख करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ। इस दौरान ट्रांजैक्शंस की संख्या 782 करोड़ पहुंच गई। इससे पहले अक्टूबर में पहली बार 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस यूपीआई के जरिए हुए थे। कैशलेस ट्रांजैक्शंस लेन देन के लिए आसान तरीका है, जिसके चलते इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। अब 381 बैंक यूपीआई से जुड़ी फैसिलिटीज देती। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाढ़ का कहर जारी है। मुश्किल यह है कि उत्तरी कैलिफोर्निया के लिए तूफान की चेतावनी जारी की गई है। एक बड़े इलाके से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि कई गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। दूर दूर तक सड़क नजर ही नहीं आ रही। राज्य के कई तटबंध टूट गए हैं। इस वजह से कई राजमार्गों को भी बंद करना पड़ा। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। कैलिफोर्निया में पिछले कुछ दिनों में हुई जबरदस्त बारिश ने बीते 29 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारी बारिश के बाद वहां 2 नदियां ओवरफ्लो हो गई और पानी शहर के भीतर दाखिल हो गया। सड़कों पर बारिश का पानी ऐसा बह रहा था जैसे कोई नदी बहती है। पानी का बहाव इतना ज्यादा कि गाड़ियों को भी अपने साथ बहा ले जाए। भारी बारिश में कैलिफोर्निया शहर की जानी मानी सड़कें और बुनियादी ढांचे पानी में डूब गए। बाढ़ की वजह से यूएस हाईवे 101 भी बंद करना पड़ा। करीब 1.5 करोड़ लोगों को बाढ़ की चेतावनी दी गई और इसी वजह से कैलिफोर्निया के लाखों मकानों में पावर सप्लाई भी ठप हो गई। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा कि रिहायशी इलाकों से लेकर खेती की जमीन भी बाढ़ की चपेट में आ गई है। पानी के साथ मिट्टी और मलबा भी जहां तहां जमा हो गया। पानी के तेज बहाव से बचने के लिए लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में जाने के निर्देश दिए गए। उत्तरी कैलिफोर्निया में 31 दिसंबर को आए तूफान के बाद वहां जबरदस्त बारिश हुई, जिसके बाद जगह जगह बाढ़ आ गई। राहत और बचाव का काम किया जा रहा है, लेकिन ये खतरा अभी टला नहीं है। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक इस हफ्ते कैलिफोर्निया में और तूफान आने की आशंका है। सऊदी अरब की महिलाएं कार के बाद अब बुलेट ट्रेन भी चलाएंगी और इसके लिए सऊदी रेलवे ने महिलाओं की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी है। इतना ही नहीं, यहां महिलाओं की हौसला अफजाई के लिए तस्वीरें भी जारी की गई। सऊदी अरब की ये महिलाएं बुलेट ट्रेन चलाने के लिए तैयार हैं। इस खबर पर आपको भले ही यकीन करना मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये हकीकत है कि सऊदी अरब में 32 महिलाओं का पहला बैच बुलेट ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग के बाद तैयार है। ट्रेनिंग के बाद अब इस बैच में शामिल महिलाएं 453 किलोमीटर लंबी हर मेन हाई स्पीड लाइन पर बुलेट ट्रेन दौड़ाती नजर आएंगी। यही लाइन मक्का और मदीना को जोड़ती है। सऊदी अरब रेलवेज ने सोशल मीडिया पर 32 वुमेन ट्रेन ड्राइवर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट होने की जानकारी दी। इसके साथ ही इस वीडियो को भी शेयर किया। महिलाएं अपने पुरुष सहयोगियों के साथ नजर आ रही हैं। इस वीडियो को नए साल के पहले दिन जारी किया गया है। महिला ड्राइवर्स का कहना है कि वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं और फक्र है कि इन्हें ये मौका मिला। क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत महिलाओं का ये सपना साकार होने जा रहा है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। 4 साल पहले ही सऊदी अरब में महिलाओं की ड्राइविंग करने पर लगे बैन को हटाया गया था। 2018 के पहले यहाँ महिलाओं को ड्राइविंग करने की भी इजाजत नहीं थी, लेकिन आज से करीब 5 साल पहले जब सऊदी महिलाओं को ड्राइविंग की इजाजत मिली तो मीडिया में एक बड़ी खबर बनी। दुनिया भर में इसकी चर्चा भी हुई। यहाँ की लड़कियों ने भी माना कि उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल सऊदी महिलाओं ने देश की इकोनॉमी को बेहतर करने में अहम रोल निभाया है और अब ये ट्रेंड ज्यादा मजबूत हो रहा है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने 2016 में विजन 2030 शुरू किया था। इसका मकसद देश की इकोनॉमी की ऑयल पर डिपेंडेंसी को कम करना है। इसके तहत ऐसे कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिनमें महिलाओं की भी बड़ी हिस्सेदारी है। अब सरकारी दफ्तरों के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी काफी महिलाएं काम कर रही हैं। एजुकेशन सेक्टर में भी उनकी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान में जारी हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के बीच वहां के काफी मशहूर लेखक मेहदी बहमन को मौत की सजा सुना दी गई है। मेहदी बहमन ने इजराइल के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने ईरान की सरकार की बुराई की थी। ईरान ने इंटरव्यू के तुरंत बाद बहमन को गिरफ्तार कर लिया था। बहमन को अपने इंटरव्यू में ईरान के इस्लामिक कानून लागू करने की निंदा की थी उन्होंने। साथ ही उन्होंने इजराइल और ईरान के बीच रिश्तों को ठीक करने पर जोर दिया था। कनाडा में भारतीय मूल के लोगों पर जानलेवा हमलों की बढ़ती घटनाओं से भारतीय समाज में डर का माहौल बन गया है। पिछले 1.5 महीने में हमलों की 3 घटनाएं हुई हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि हमले में सिर्फ भारतीय ही निशाने पर थे या हमलों की वजह नस्लीय है। पिछले महीने दिसंबर में अल्बर्टा में सनराज सिंह नामक भारतीय की हत्या हुई थी। इसी महीने मिसिसॉगा में पवनप्रीत कौर की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि नवंबर में ब्रिटिश कोलंबिया में महकप्रीत सेठी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पाकिस्तान पिछले कई महीनों से राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। इमरान खान अपने समर्थकों के साथ सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ सड़कों पर डटे हुए हैं। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के नेताओं को आगामी चुनावों में अभियान शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ ऑनलाइन बैठक की है। यह भी खबर है कि नवाज शरीफ जल्द ही पाकिस्तान लौट सकते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन मैट हेनरी और एजाज पटेल के बीच आखिरी विकेट के लिए हुए शतकीय साझेदारी से न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 449 रन बना लिए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 3 विकेट पर 154 रन बनाए हैं। इमाम उल हक 74 रन और सौद शकील 13 रन बनाकर क्रीज पर है। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से अभी 295 रन पीछे है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तीसरे दिन कितनी मजबूती के साथ न्यूजीलैंड की गेंदबाजी का सामना कर पाती है। इस मैच में अपनी मजबूत पकड़ बना पाती है या नहीं पाकिस्तानी टीम, ये भी देखना होगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ले चुकी ऑस्ट्रेलियाई टीम बुधवार को सिडनी के मैदान पर तीसरा टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। पैट कमिंस और टीम क्लीन स्वीप करने के लिए बेताब है, क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की जगह पक्की हो जाएगी। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 टेस्ट मैच के बाद 3 वनडे मुकाबलों की भी सीरीज होगी। दोनों ही टीमों के लिए तीसरा टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। डीन एल्गर की टीम के लिए यह सम्मान बचाने की चुनौती है। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने एक बार फिर आईपीएल के सीजन 16 में बड़ी भूमिका में नजर आने वाले हैं। सौरव गांगुली अब आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। सौरव गांगुली पहले भी आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के साथ काम कर चुके हैं। साल 2019 में सौरव गांगुली दिल्ली कैपिटल्स के मेंटर थे। हालांकि इस बार उनका रोल कुछ बड़ा हो सकता है। आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन आईपीएल 2023 के पूरे सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए उपलब्ध रहेंगे। आपको बताएं कि मुंबई इंडियंस ने कैमरून ग्रीन को 17.5 करोड़ रुपए की भारी कीमत में खरीदा था। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में ग्रीन चोटिल हो गए थे। ग्रीन की उंगली में चोट लग गई थी। इसके बाद पता चला था कि उनकी उंगली में फ्रैक्चर है और खबरें आने लगी थी कि आईपीएल का वो 16वां सीजन शायद न खेल पाए। हालांकि अब मुंबई इंडियंस के लिए यह अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने घरेलू क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। उनादकट ने रणजी ट्रॉफी मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर दिल्ली की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। जयदेव उनादकट सौराष्ट्र टीम के कप्तान हैं और इस समय घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी में खेल रहे हैं। 31 साल के उनादकट ने मैच का पहला ओवर किया और तीसरी बॉल पर ध्रुव शौरी के रूप में पहला विकेट लिया। इसके बाद लगातार 2 बॉल पर वैभव रावल और कप्तान यश धुल को शिकार बना दिया। ये तीनों खाता भी नहीं खोल पाए। तो इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा।